अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम जीआईटी ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ओमेप्राजोल के बारे में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई इन ड्रग्स को कहा जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये किस तरह से जीआईटी डिसऑर्डर्स के अंदर और किस डिसऑर्डर्स के लिए ये फायदेमंद है और क्यों और कब यूज की जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नाम अगर देखें, इस टर्म्स के को जाने तो पता चलता है कि ओमेप्राजोल तो एक ड्रग का नाम है, जबकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ये प्रोटॉन पंप्स के एक्शन को इनहिबिट कर रही है। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने से पहले आपको बता दूं कि प्रोटॉन पंप जो है हमारे स्टोमिक के अंदर, जो हमारे पेटल सेल्स हैं, वहां पे कुछ प्रोटॉन पंप का जो फंक्शन है वो एसिडिक सिक्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए H प्लस आयन या के आयंस जो है उसकी प्रोडक्शन करते हैं, और H प्लस या के प्लस आयन जो है वो आगे जाके एसिडिक प्रोडक्शंस की रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका काम, इस ड्रग का जो काम है ओमेप्राजोल का, ये हमारे स्टोमिक के पेटल सेल्स के अंदर जाके वहां पे जो H प्लस आयन है, के प्लस आयंस है और कुछ दीगर ऐसे मेटाबॉलिज्म या ऐसी फिजियोलॉजिकल तब्दीली जहां पे कुछ आयंस की कुछ आयंस की जो प्रोडक्शंस है उसको इनहिबिट करेंगे, वो आयंस आगे जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं। प्रोटॉन pump inhibitors act by irreversibly blocking the H plus K plus ATPs, are more commonly just gastric proton pump of the gastric parietal cells, यानी gastric parietal cells के अंदर जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देती हैं किसकी प्रोडक्शंस को, H प्लस आयन की प्रोडक्शंस को या तो पोटेशियम आयंस की प्रोडक्शंस को। यही जो चीजें हैं ये आगे जाके यही आयंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की प्रोडक्शन की वजह बनते हैं। तो ओमेप्राजोल जो है यहाँ पे पेरिटल सेल्स के अंदर इनकी प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है। जब H प्लस आयन और K प्लस आयन की प्रोडक्शन ब्लॉक होगी तो ये आगे जाके अगले फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शंस को नहीं होने देंगे। ये आयन ही रिस्पॉन्सिबल थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शंस के लिए। तो यहाँ पे इसने पेरिटल सेल्स के अंदर जाके ओमेप्राजोल ने इनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट किया ताकि ये अगले मराहल में, अगली तब्दीली के अंदर जाके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शंस को ना करें। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन थी तो क्या हो रहा था कि म्यूकोसल लेयर्स को वो डैमेज कर रही थी और वहां पे एसिडिक जो कंटेंट थे वो म्यूकोसल प्रोटेक्शन लेयर्स को तोड़ के जो स्टोमिक के सेल्स थे, स्टोमिक के जो सेल्स से उनको डैमेज कर रहे थे, वहां पे इन्फ्लामेशन काज कर रहे थे। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ने जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की प्रोडक्शंस के रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स को रोका ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की मजीद प्रोडक्शन ना हो और वहां पे जो इन्फ्लेमेशन काज हुई है वो मजीद ना हो और उसको हीलिंग का जो ड्यूरेशन है, हीलिंग का जो वक्त है वो मिल जाए। म्यूकोसल लेयर्स उसको दोबारा हीलिंग प्रोसेस से दुरुस्त कर देगी। अब इसके थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर्स के अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर यूज्ड। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इस्तेमाल होते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के अंदर ये एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। पेप्टिक अल्सर्स के बारे में आपको दोबारा बता दूं कि हमारे स्टोमिक के अंदर जो है वो दो काम एक दूसरे के मुखालफत में या एक दूसरे की प्रोटेक्शन के अंदर हो रहे हैं। हमारी स्टोमिक की जो दीवारें हैं वहां पे जो म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स है वो म्यूकोसा खारिज करने वाले सेल्स हैं, वो म्यूकोसा की लेयर बनाते हैं जिसको हम म्यूकस लेयर भी कहते हैं। जिस तरह प्रोस्टाग्लैंडाइन है ये लोकली तौर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं म्यूकस की लेयर्स को। वो म्यूकस की लेयर जो है वो जो प्रोटेक्शन है वो किससे, मतलब बचाव के लिए मैदा को बना रही, फराहम कर रही है कि वहां पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन हो वहां पे स्टोमिक के सेल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो इंजर्ड ना करे, वो इसको नुकसान ना दे। किसी न किसी तरह से अगर
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो म्यूकोसल लेयर जो है उसको डैमेज करेगी। म्यूकोसल लेयर के डैमेज होने की वजह से वहां पे स्टोमिक के जो दीवारें हैं वहां पे एसिडिक सिक्रेशन पहुंचेगी और उस वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन काज करेगी। यही इन्फ्लेमेशन बढ़ते बढ़ते अल्सर की कंडीशन काज कर देगी। यहाँ वहां पे इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इतनी सोजश हो जाएगी, वहां पे पस सेल बन सकते हैं, एच पाइलोरिक बैक्टीरिया आ सकता है। यही कंडीशन जो है पेप्टिक अल्सर कहलाएगी, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टोमिक के जो दीवारें हैं उनको उनसे जो आप म्यूकोसल प्रोटेक्शन लेयर है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाए। अब ये क्या करेगी कि दीज एजेंट्स सप्रेसिंग एसिड प्रोडक्शन। अब देखें कि एक कंडीशन काज हो चुकी है कि म्यूकोसल लेयर को तोड़ के एसिड ने स्टोमिक की जो दीवारें हैं, वाल्व हैं, वहां पे इंफेक्शन काज कर दी है। तो वहां पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की मजीद प्रोडक्शन को रोकें, ताकि मजीद जो है वो मैदा की दीवार जो है उससे इंफ्लेमेशन मजीद काज ना हो। अगर मजीद काज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन रुक जाएगी तो एंड हीलिंग पेप्टिक अल्सर प्रोडक्शन को रोक रही एंड हीलिंग पेप्टिक अल्सर, अगर वहां पे प्रोडक्शन रुक गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की तो पेप्टिक अल्सर्स को हीलिंग के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। These agents are also successful used with antimicrobial agents। इनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के मेट्रोनिडाजोल के बाद एमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन के साथ। फॉर द पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट, अगर पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो माइक्रोब्स एच पाइलोरिक इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये एसिड की प्रोडक्शन को रोकेगा और जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वहां पे प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत रखते होंगे। स्टूडेंट फार्माकोनाइटिक्स की बात करें, ऑल दीज एजेंट्स आर डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन एंड इफेक्टिव ऑरली। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स ये ड्रग्स हैं, ओमेप्राजोल टाइप जो कैप्सूल हैं, ये सस्टेन रिलीज हैं यानी डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन का मतलब है कि ये इसके ऊपर मास्किंग ऐसी की गई है कि ये ज्यादा देर तक जो है ये डिसइंटीग्रेशन होते रहते हैं और ये जो अपना एक्शन ये जो इनकी ड्रग है उसका रिलीजिंग का इंटरवल इंक्रीज हो जाता है, यानी ये रिलीज जो है ये डिलेड हो जाती है, यानी इंटरवल इसका इंक्रीज होता है। सस्टेन रिलीज है बड़े ऑरली इसको दिया जाए तो। मेटाबोलाइट्स ऑफ दीस एजेंट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फेसेस। ठीक है, अब इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो या तो स्टूडेंट यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट होंगे सॉरी, या तो फिर फेसिस के थ्रू, यानी या ये स्टूल की सूरत में यानी पखाना से खारिज होंगे इसका जो मेटाबोलाइट्स है, या यूरिन से। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, these agents are generally well tolerated। increased concentration of viable bacteria in the stomach has been reported with continued use of these agents। अगर स्टूडेंट्स इनका ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाता रहे तो स्टूडेंट्स जो वायबल बैक्टीरिया हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ या तो किसी और टाइप्स के जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रिपोर्ट है कि वो ज्यादा हो जाती है, यानी इनके ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एडवर्स इफेक्ट ये है कि वायबल बैक्टीरियल की जो ग्रोथ है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आज की ड्रग थी। इंशाल्लाह अगली ड्रग के साथ दोबारा मुलाकात होगी, मीसोप्रोस्टोल के साथ, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।